आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं उसकी तारीख मिस्र और यूनान की तरह आलीशान तो नहीं है, पर इस जगह की सकाफत समरकंद और बुखारा से कम नहीं है। ये शहर जब अपने उरूज पर आया तो यहाँ से एक तसव्वुफ़ और इल्म का एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जो आगे चल के तारीख़ में सिराज हिंद बना, यानी हिंदुस्तान का चिराग। दिल्ली सल्तनत में तैमूर लंग के आतंक से निजात पाने के लिए जो माइग्रेशन हुआ है, इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन हुआ है, वो जौनपुर आकर बसा है। दिल्ली से उठ करके बहुत सारे सूफ़ीज़, स्कॉलर्स, पर्शियन लैंग्वेज के तरह तरह के माहिरीन, आर्किटेक्चर्स आकर के बसे हैं जौनपुर में। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का ज़वाल जौनपुर के उरूज के तौर पे सामने आया। दिल्ली के सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस जगह को अपने भाई जौना खान के नाम से बसाया। जौना खान, जिन्हें दुनिया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानती है। जौनपुर के गवर्नर मलिक सरवर ने 1394 में इस रियासत को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर डेवलप किया, जिसको कहा गया सरकी डायनेस्टी। और हमें पता है तारीख में जब भी सेंटर कमज़ोर होती है तो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें उभर आती हैं, तो उसी सिलसिले में सरकी डायनेस्टी का भी एहतिताम होता है। सरकी डायनेस्टी के दौरान ही जौनपुर को सिराज हिंद कहा गया। इन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर बनवाए इनकी डायनेस्टीज़ ने, जिसमें से शाही किला है, जिसमें से मस्जिद है जौनपुर में। तो ये दौर गोल्डन एज था। उसके बाद फिर सिकंदर लोदी जौनपुर को वापस जीत जाते हैं और जौनपुर इस तरीके से दिल्ली से फिर से इंटीग्रेट हो जाता है। बाद में ये जगह अकबर के अंडर में आती है। अकबर यहाँ पर शाही पुल बनाते हैं। उसके बाद फिर नवाब अफावद के अंडर में जाती है, फिर वहाँ से ये अंग्रेज़ों की तरफ जाती है। तो या बहुत सारे हैंड ट्रांसफ़र हुए हैं जौनपुर को लेकर के। अब बारी है जौनपुर के फोर्ट को थोड़ा सा करीब से देखने की। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ, अंदर जाते हैं, इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा करीब से महसूस करते हैं, इसकी तारीख को थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं। ये जौनपुर का शाही किला तुगलक के भाई बरबक के द्वारा बनवाया गया था। इस फोर्ट का ये जो फ्रंट गेट है वो 46 मीटर हाई है। इसको अकबर के गवर्नर मुनीम खान ने बनाया था। और इसकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको कहते हैं एशलर स्टोन स्टाइल। इसमें क्या होता है कि पत्थरों को हम इस तरीके से फिनिशिंग करते हैं जिसमें गैप बहुत कम रहे और उसके लिए मॉर्टर जो है उसकी ज़रूरत कम से कम पड़े। ये स्टाइल वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्चर्स में यूज़ हुई है, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड्स में। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप इस टैबलेट को पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यहाँ का जो स्टोन स्ट्रक्चर है वो ज़फ़राबाद का एक मार्केट पास से वहाँ से लाया गया है, और किसने बनाया है, किस टाइम पे बनाया है, तो थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पर लिखा है। ये मुझे लग रहा है इस जगह की सबसे पुरानी स्ट्रक्चर बची हुई है, नहीं? जैसा कि मेरी आदत है, मैं जिस जगह पे हिस्टोरिकल साइट्स पर जाता हूँ, एक किनारे खड़ा होकर के मैं शहर को देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उस दौर में हूँ और उस दौर में ये शहर जो मेरे सामने है वो कैसा लग रहा होगा। तो बस मेरी एक आदत है जो मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव डेवलप करता है। ऐसे एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने का मेरा एक अपना नज़रिया है। हिस्टोरिकली ऑब्वियस सी बात है, जाहिर के तौर पे हम देख नहीं सकते, तो इमेजिनेशन का से काम लेना पड़ता है। सो फॉर दैट आई हैव प्रिटी मच स्ट्रॉन्ग विजुअल्स इन माई ब्रेन। तुगलक उधर से आवाज देगा।
उस दौर की ज़्यादातर इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं। जो उनमें से कुछ बचा है वो एक ये है तुर्की हमाम। ये एक हमाम है जिसे यहाँ पर भूल भुलैया भी कहा जाता है। आई डोंट नो व्हाई। टॉप लिखा है, वाई डी लिख पाए भैया। ये उसी टाइप का है। भाई आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो फोर्ट का स्ट्रक्चर है वो तो तुगलक के टाइम का है, बट ये जो हमाम है ये रिसेंट है। ये उसके बाद मुग़ल जब कंट्रोल आया तो ये उस टाइम में ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर हॉट एयर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के अलग अलग रूम्स थे। ये थोड़ा सा ज़मीन के अंदर बनाया गया है ताकि ये टेम्परेचर को बैलेंस कर सके, और सीलिंग के ऊपर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए डोम्स में ओपनिंग है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस इमारत में जितनी बारीकियां नहीं है उससे ज़्यादा बारीकियों से साजिद भाई ने ऑब्जर्व किया है इस जगह को। इतने सारे चैम्बर्स हैं ना आपस में इंटरकनेक्टेड जिगजैग फॉर्म में कि हमाम की जगह पर लोगों ने इसको भूल भुलैया ही कह दिया। ये वेंटिलेशन के लिए सीलिंग में ओपनिंग। ओ भाई साहब, विकी भाई पूरा एकदम नाम ऐसे लिख दिया है ना लोगों ने भाई कि इमारत गिर जाए पर नाम नहीं मिटेगा, इतनी गहराई के साथ इसमें लिखा हुआ है। और ये है किले का दूसरा किनारा। फोर्टिफिकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ से, कितनी ऊंचाई पर इस जगह को बनाया गया है। और वो रही सामने गोमती नदी। ये गोमती नदी जौनपुर की सबसे मशहूर नदी, जो कि गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी के तौर पर आगे जाकर के उससे मिल जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं और वर्कर्स लगे हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली हो रहा है इस फोर्ट में अभी भी। ये इस किले की दूसरी बची हुई इमारत है। ये जो मस्जिद है ये फिरोज शाह के भाई ने ही बनवाया था, तो ये भूल भुलैया है, ये उससे पुरानी स्ट्रक्चर है। ये 3R गेटवे है और अंदर जो प्रेयर हॉल है उसमें कुरान के कुछ वर्सेस लिखे हुए हैं, सूरह फातिहा के। और वो स्टाइल जो है ना, कैलीग्राफी की स्टाइल है, वो तुगरा स्टाइल में लिखे गए हैं। तुगरा स्टाइल ऑटोमन सल्तनत में एक कैलीग्राफी के एक यूनिक मेथड था कैलीग्राफी का। उस्मानी सल्तनत के जितने भी राजा, जितने भी सुल्तान थे, उनके जो कॉइन्स होते थे, जो फरमान होते थे, और बिल्डिंग्स पर भी वो जो कैलीग्राफी का स्टाइल कराते थे ना, उसको तुगरा कहते थे। तो इसमें भी उसी स्टाइल से कैलीग्राफी की गई है सेंट्रल हॉल पे। ये कब्र किसकी है मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, बट मुझे मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। लोकल लोगों का मानना है कि कोई केयर टेकर थे यहाँ के, इस मस्जिद के केयर टेकर थे, उन्हीं की है, बट ऑफिशियल कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। और ये है जौनपुर की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइट, अटाला मस्जिद।
इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जांपल है ये। अगर आप इसको पिलर्स वगैरह को देखोगे तो आपको एक इंडियन आर्किटेक्चर, लोकल क्राफ्ट्समैनशिप आपको नज़र आएगी। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे और भी क्लेम्स हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक के दौरान ही शुरू हो गया था, बट इसको कंप्लीट कराया शर्की डायनेस्टी के इब्राहिम शाह शर्की ने। तो उस तरीके से इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर के बहुत सारे ग्लिम्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जिस वक्त मैंने इसको विज़िट किया है, अनफॉर्चुनेटली ये इसका जो मेन गेट है वो क्लोज्ड है, तो अभी एंट्रेंस अलाउ नहीं है इस वक्त। तो कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने हिस्टोरियन राना सफ़वी के ब्लॉग पेज से लिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर है। और ये है अकबर के दौर में बनाया गया शाही ब्रिज, शाही पुल। उस वक्त जौनपुर के गवर्नर मुनीम खान थे, जिनके अंडर में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था, तो इस ब्रिज का नाम मुनीम ब्रिज भी है। इसका डिज़ाइन अफ़गान आर्किटेक्चर अफजल अली ने तैयार किया था और स्टोन और लाइम वाटर से बना ये स्ट्रक्चर कई बार डूब चुका है गोमती नदी में बाढ़ आने की वजह से, बट स्टिल जो इसकी स्ट्रेंथ है उसकी वजह से यह टिका हुआ है। और इनका स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है। जो हम लोग उधर बनाया उसमें पहले साल ही लीकेज चालू हो गया। इस ब्रिज पर कहीं तो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखा गया है, जिसका शायद लोग, मैंने सुना है कि मतलब है क़यामत से क़यामत तक चलने वाली, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टेटमेंट, क्योंकि कुछ ज़्यादा सॉलिड प्रूफ मुझे मिला नहीं इसके इंस्क्रिप्शन का, और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर। ये जो छतरी आप देख रहे हैं ना बनाई गई है, इसमें इस ब्रिज पर बहुत सारी छतरी बनाई गई हैं। इसका पर्पज़ ये था कि ट्रेडर्स जो है ना वो यहाँ पर रुक करके अपने सामान को बेच सकें, और वो प्रोसेस तब से चली आ रही है। आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे छतरीज में किनारे किनारे अपना सामान रख करके बेच रहे हैं। हम आ चुके हैं इस दुकान पर जौनपुर के फेमस इमरती ट्राई करने। बाय द वे इस इमरती को जीआई टैग पे प्राप्त है, तो काफ़ी पॉपुलर है। लेट्स सी। ये जीआई टैग होता है वो पूरा मतलब लोकेलिटी को मिलता है ना, एक लोक एरिया को मिलता होगा ना, पर्टिकुलर एक दुकान को तो नहीं मिलता है। ये सीन इसका ना। And this is an example of a rivalry between brothers. Most probably दोनों भाइयों की दुकान ही है। इन्होंने डेट लिखा हुआ है। This one is working from 1989. The other one was from 1800. रुको जरा, सबर करो। हरिओम आ गए हैं। बैठा भैया पीछे जाए कुर्सी पे, ठंडी बहुत है। अब है नागे डांट होगी ना, नागे देखा तो गेना गैल के हर गेना वही लुढ़कत रहेगी। अब 4 गेंद में 9 रन चाहिए। 9 रन और 4 balls। अब फील्डिंग में बदलाव करत हो सौरा के कप्तान, जानत हो नागे अवन कच्चो चौका मार दे, नागे खुद ही जा मार दे।
डान चलेंगे नागे के लिए, खेल दिया है और नागे रन आउट करा लेंगे। अब लास्ट जोड़ी मैदान पे, ये है भाई गली का नहीं गांव का क्रिकेट है, ठीक है। इसमें जो कमेंट्री होती है ना, क्या रवि किशन यहीं से सीखे हैं कमेंट्री, ऐसे ही करते हुए रवि किशन को कमेंट्री आई है। रवि किशन कमेंट्री करता है कि नहीं बे? करता है ना? हाँ, मेरा डेटा सीख है। ऑल आउट हो गई में हो रे भाई, नागे का करिए, नागे का करिए ना, खेल है काने पे देखा गोजी में दिन बैठ रख ले वन जात होने पड़े के मरिए ना, मत समझ में ना मिल रहा